हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आप सभी लोग कैसे हैं? कल यूपी टेट का पेपर हो गया है और आज हम लोग उसकी आंसर की मैच करा रहे हैं। सभी प्रश्न एक एक मैच करा दिया जाएगा। आप लोग भी अपने अपने प्रश्न मैच करा लो, उसके बाद कमेंट करके बता देना किसके कितने नंबर आए हैं। सभी प्रश्न उम्मीद करते हैं कि पढ़ाए हुए ही आए थे पेपर में, आपके कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं था, बस आप लोग सही किए हों यही आशा करते हैं। तो सर आपको हिंदी सॉल्व कराएंगे संजय सर, और सुशील सर हैं, आप इनको जानते ही हैं, जीएस और सीडीपी वाले। ये सीडीपी सॉल्व करा देंगे, आपको ईवीएस सॉल्व करा देंगे, संस्कृत सॉल्व करा देंगे, मैथ हम करा देंगे। तो हिंदी वाले सर से स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले सर सबसे पहले हिंदी आपको सॉल्व करा देते हैं। एक एक प्रश्न को सिर्फ आंसर बताएंगे क्या होगा, सॉल्व बाद में वो देंगे। पहले आपको आंसर पर टिक लगवा देंगे, कौन कौन सा आंसर सही है। आप जल्दी जल्दी टिक लगा लेना और मिला के फिर कमेंट करके बताना कि कौन सा है। हम सारे सेट करवा देंगे। आज हम लोग एक सेट करा रहे हैं, कल से सारे सेट करवा के आपको सॉल्व करके दे देंगे। चलिए फिर हिंदी वाले सर जी सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग जल्दी से मैच करा लो, ठीक है। सर जी को रख दीजिए, सुनील सर जी आप यहीं रहिएगा ना, यहाँ से पेन से जी मिल जाएगा। आ गया सर, बस स्टार्ट करते हैं। परिचय बोल के जी, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम संजय कुमार यादव है। तो देखते हैं कि हिंदी में क्या कुछ आया था, उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्या है, पहला हमारा है गद्यांश। गद्यांश में है आदिम और घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, तो यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्यक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो पाया। तो ये था हमारा गद्यांश। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको बताना है। तो हमने बताया इसको कि किसी मूल शब्द को आराम से आप पढ़िए, यानी मूल शब्द क्या होगा इसमें, विकारी शब्द ही होगा। विकारी शब्द को अलग कर लीजिए, बाकी जो शेष होगा उसको अलग कर दीजिए। तो घुमक्कड़ में क्या है, अक्कड़ प्रत्यय है। तो दूसरा क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमारा गद्यांश से मिल जाएगा। तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसी गद्यांश में है। तो स्वच्छंद में हमने बताया है कि यदि किसी स्वर का मेल छ के साथ होता है तो उसके पहले च का आगम हो जाता है। तो क्या होगा इसमें? व्यंजन संधि। किसी गद्यांश से है। चौथा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था क्या थी? तो क्या थी? 35 वर्ष। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो ये है वैदिक धर्म। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? नासिक वर्ण।
ठीक है, यानी 5 वर्ण वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इनका जो लास्ट वाला वर्ण होता है वही होता है हमारा पंचमाक्षर, या दूसरी भाषा में से कहते हैं नासिक वर्ण। तो ये हमारा अंगा जो है वो लास्ट में आता है, इसलिए हमारा ये बन जाएगा नासिक। 4 गज मलमल, जो विशेषण होते हैं उनके टाइप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जो नापने तोलने वाली चीज़ें होती हैं तो उनका जो जाता है वो प्रमाणबोधक में जाता है। अगर ये काउंटेबल होता तो संख्यावाचक में जाता। किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए, विशेषण का काम करने लगे, सर्वनामी को जाएगा। रूप गुण आकार दशा आदि कुछ बताया तो वो गुणवाचक में चला जाता है। समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम जो होगा वो व्यास होगा। शून्य का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये बच्चों जो शून्य होता है हमारा ये दंत सकार है। तत्सम जब इसका बनाया जाता है तो वो सदैव क्या होगा, तालव्य सकार हो जाएगा शून्य में। आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, निम्न में से किसकी वर्तनी सही है, तो ये हमारा जो गा पे री चढ़ा हुआ है ये हमारा सही होगा, अनुग्रहित। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, पैतृक। फिर शाह, शाह 3 शाह होते हैं, एक दंत सकार होता है, एक तालव्य सकार होता है, एक मूर्धा सकार होता है। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा तालु सकार है। फिर अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग भी उसी प्रकार से होता है जैसे प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय बाद में जुड़ता है किसी भी कार्य शब्द में, और उपसर्ग जो होता है वो प्रारंभ में जुड़ता है। तो ये हमारा संधि का पद भी है। तो संधि का पद क्या होगा, ये हमारी जड़ संधि का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अति। अति धन अंत बराबर होता है अत्यंत। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ठीक, हालांकि पर्वत की तलहटी होता है, लेकिन इसमें जो दिया गया है ऑप्शन के रिगार्डिंग वो पर्वत के पास की ही भूमि होगा। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्त का रूप है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रुतलेख। श्रुतलेख होगा, सॉरी ये होगा ना, आशुभाषण होगा। हिंदी भाषा की बोलियाँ कितनी हैं, तो 5 भाषा हैं। ठीक है, 43% भारत में लोग बोलते हैं इसको, तो ये राजभाषा है। और इसकी जो बोलियाँ हैं वो हैं 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। तो मूल शब्द क्या होगा इसका, समाज। एक प्रत्यय लग जाने से यहाँ पे आया स्वर दीर्घ में बदल गया, तो समाज प्लस इक होगा, समाज प्लस इक होगा। एक प्रत्यय क्या करता है कि एक प्रत्यय जो होता है वो क्रमशः इस प्रकार से स्टार्टिंग जो मूल शब्द का जो प्रथम स्वर होता है उसको इस प्रकार से चेंज करता है। आ, बड़ा आ का परिवर्तन किसमें करेगा, बड़ा आ में। ई, बड़ी ए, आए का परिवर्तन किसमें करेगा, आए में। और ऊ, ओ, इनका परिवर्तन किसमें करेगा, औ में। जैसे जहाँ पे आया है समाज और एक प्रत्यय लगेगा तो पहला वाला यानी ये आ था छोटा तो उसको दीर्घ में बदल देगा, सामाजिक हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आता है सप्ताह, और जब एक प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो हो जाता है साप्ताहिक। जैसे शब्द आता है परिवार, एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पारिवारिक। ठीक है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो ये हमारे विद्वान थे अखिलेश। फिर एक उक्ति है, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जियो सियार। ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ये आला कांड से लिया गया है। जो हैं कौन, जगनिक। ठीक, फिर उसके बाद में अकाल का पर्यायवाची क्या होगा, तो अकाल जो पर्यायवाची होगा वो दुर्भिक्ष हो जाएगा। इसके बाद में आपको बताना इसमें कौन सा मिश्र वाक्य होगा। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसी पे आश्रित होता है, और प्रायः ये की से जुड़े होते हैं, जो से जुड़े होते हैं, जिससे, जो, जिन्हें, ये सब इनसे जुड़े होते हैं। तो इसमें देखिए की से जुड़ा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा।
फिर एक है वन वर्ड है आपका जिसकी पूर्व से आशा कोई आशा ना हो तो क्या हो जाएगा वो अप्रत्याशित। फिर आया है आपका वाक्य पूछा गया है कि मुझसे उठा नहीं गया, सॉरी मुझसे उठा नहीं गया, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा भाववाच्य होगा। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ क्या हो, से हो या फिर द्वारा हो, और वाक्य हमारा कैसा हो, आक्रामक। तो ऐसे में जो बनेगा वो भाववाच्य बनेगा। इसी पे अगर कर्ता के साथ में से हो या द्वारा हो प्लस वाक्य जो हमारा हो आक्रामक तो हमारा बनेगा क्या, कर्मवाच्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब वाक्य हमारा जो है ये आक्रामक है इसलिए हमारा भाववाच्य बन जाएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपको पता होगा विसर्ग संधि में हमने एक नियम बता रखा है कि यदि किसी आ और बड़ा को छोड़कर शेष स्वर के साथ विसर्ग आए और उसका मेल का खा पा फा से हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन सा का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, निधन कपट, सॉरी निधन कपट हो जाएगा, निष्कपट। फिर अगला है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग जो लिखने व बोलने में किया जाता है। तो आपको पता होगा कि मॉरिशस से हमारे बहुत अच्छे संबंध है और 52% वहाँ हिंदू भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉरिशस। फिर सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, कौन, सूरसागर, सूरदास जी ब्रज में लिखते थे तो ये ब्रज हो जाएगा। फिर एक उक्ति आई है, वीरों का कैसा हो वसंत, कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। आपसे पूछा गया है अगला, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो हमने बताया कि रूप रंग आकार ये सारी चीज़ें जो होती हैं दशा, ये सब हमारी किस में जाती हैं, गुण में जाती हैं, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। और एक समास आया है चौराहा, तो चौराहा हमने कहा कि प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, और मिलकर किसी समूह का बोध कराए तो वहाँ पर द्विगु होता है। तो हो गया, तो हो गया है, आप मिलाइएगा, देखिए कितना सही निकलता है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। वैसे पेपर का यदि देखा जाए तो स्तर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं, इसको मॉडरेट में रख सकते हैं। बल्कि अगर देखा जाए ईबीएस तो ईबीएस पोर्शन थोड़ा इजी था, हिंदी आपकी बहुत इजी थी, मैथ इतना पेपर इजी था कि आप 100+ आराम से जा सकते हैं, और 82 नंबर आपको क्वालिफाई करने रहते हैं। तो यदि आप 100+ जा रहे हैं, 100 के आसपास जा रहे हैं तो अच्छी बात है, 42+ आ गए आपके, अच्छी बात है क्योंकि क्वालिफाइंग होता है। लेकिन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। दूसरी बात क्या है, पेपर कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि जब भी पेपर सरल आता है पेपर कन्फ्यूजिंग रहता है, क्योंकि कठिन है वो तो कठिन है ही है, उसमें क्या कन्फ्यूज़ होना। यही हाल पिछली टेट में हुआ था, पेट में हुआ था, और यही हाल इस बार हुआ। सरल होने के बावजूद बच्चों ने गलत किए क्वेश्चन बहुत सारे। वो रीज़न था क्योंकि हम लोग सरल चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, है ना। तो आप देखिए, आपको हम पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। यदि आप बात करेंगे, थोड़ा संस्कृत का पोर्शन है, थोड़ा इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो आप बाह्य प्रयत्न, यदि आप संस्कृत पढ़ोगे तो जो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, जो बाह्य प्रयत्न की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न की जो संख्या होती है वो आपकी यह 11 होती है। सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। अगर आप हमारी संस्था से जुड़ते हैं तो जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं ऑफलाइन क्लास में, विपिन सर ने जितने आपको ऑनलाइन क्लास में मैथ पढ़ाए हैं, हूबहू आपके वही क्वेश्चन आए हैं। हम यहाँ ऑफलाइन क्लास में ईवीएस पढ़ाते हैं और पूरे 30 के 30 क्वेश्चन फंसे हैं। और अन्य टीचर जो सीडीपी मैम पढ़ाती हैं, हिंदी सर पढ़ाते हैं, संस्कृत मैडम पढ़ाती हैं, तो जितने भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए गए सब पढ़ा हुआ पेपर आया है। बस में बच्चों की कमी है, वो लगातार जुड़े नहीं रहे हैं संस्था से, लगातार पढ़ाई से नहीं जुड़े रहे हैं, है ना। वो पिछली बार का पेपर देखकर बहुत हल्के में ले लिया।
तो वो सब अलग की बात है, लेकिन आप मेहनत करिए, जागरूक होइए, अभी से आप जग जाइए। आगे आप देखेंगे दान कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र कौन होता है। तो आप जब पढ़ोगे कारक संस्कृत में तो हर कारक में अलग अलग सूत्र होते हैं और हर सूत्र में आपको यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हमने ऑफलाइन क्लास में बच्चों से बताया था, मैडम ने भी बताया था। यदि बात करेंगे इसका तो कर्मणा यमि प्रयतिशा संप्रदानम, यह इसका आंसर होगा। अंतस्थ वर्ण है, सब लोग जानते हो, या व राला आपके अंतस्थ वर्ण है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मुझे संस्कृत क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो आपको अश्मद का रूप होगा अहम, माम, मया, मृहाम। ये आपको रूप यदि आप होंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा मया। संस्कृत दोस्तों अहम, माम, मया, मृहाम, है ना, अहम, माम, मया, मृहाम। तो आपका इसमें होगा मया संस्कृत रुचते, है ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, है ना, 1-2 नंबर इधर उधर होगा आपका, लेकिन हम संभावित आंसर आपको बता रहे हैं जो आपका हो जाएगा। शिशु मोदकाय रोदत, इसका होगा तादर्थे चतुर्थी वाच्या। यदि आप उच्चय की बात करेंगे, उच्चय क्या है तो आप इसकी बात करेंगे, उच्चय, निश्चय, आपका तटा टट्टी, ये सब जब आप पढ़ोगे संस्कृत में चैप्टर वहाँ पर आपको मिलेगा। वैसे अगर इसका देखा जाए, बहुत बच्चों ने अनियत लिंग माना, कुछ बच्चों ने नियत लिंग माना है, लेकिन जो इसका संभावित उत्तर सही हो सकता है वो आपका अलिंग का होगा, है ना, क्योंकि इसका कोई लिंग निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको अलिंग में रखेंगे। और नियत लिंग अनियत लिंग में होगा। अगर बात करेंगे अनियत लिंग, नियत लिंग, उच्चय, निश्चय, इसको आप अभी अलिंग में मानकर चलिए, आपका ये आंसर इसमें सही होगा। फिर यदि आप बात करेंगे ऊष्र वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन है, तो आपको ये तो पता ही है, इसमें शाह हो जाएगा, क्योंकि आपका बात करोगे आपका 13 और दशा, शा, शारा और हल 2 आपके महेश्वर सूत्रों में आता है, तो शल हो जाएगा। पठानी का रूप है आपका पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का। पठानी, पठावा, पठामा, क्या होता है, पठानी, पठावा, पठामा, है ना। मध्यम पुरुष में क्या होता है, पट पटतम, क्या होता है, पट पटतम पठत होता है ना। तो बात याद रखना। इसी तरह आप रूप भी याद कर लो, बहुत सारे हैं। ऑफलाइन क्लास में बच्चों से बताया भी गया था, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके रूप के आएंगे। इस बार इतने नहीं आए, लेकिन तब भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैं आपके। छा जो मिलकर बना है वो का और शा से मिलकर बना है। यदि अट की आप बात करोगे, अट की बात करोगे तो यदि आपको महेश्वर सूत्र याद है या आपको नहीं याद है कि अट में क्या क्या है, यदि आपको महेश्वर सूत्र याद थे तो आप लिख कर निकाल सकते थे, है ना, आप लिखकर निकाल सकते थे। उसमें स्वर आएंगे और आपके ये वर्ण आपके आएंगे, तो आपका ये हो जाएगा। कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय कौन सा होगा, जिसमें रणौल प्रत्यय होगा। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के पेपर में पूछा भी जा चुका है आपका, है ना। तो इतनी बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है। अव्ययी भाव समास याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक है, इसमें यदि आगे उपसर्ग लगा हो तो वही आपका अव्ययी भाव समास हो जाता, चाहे यथा हो, चाहे प्रति हो, चाहे अधि हो, है ना। तो इस तरह बात करोगे तो आपका इसमें हो जाएगा अधि। फिर आप आगे बात करते हैं चतुर्विंशत संहिता के, शास्त्रीय संहिता की बात करेंगे तो ये रामायण को कहा गया है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। आप इतनी बात आप याद रखिएगा। फिर यदि आप बात करते हैं इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, जिसमें आपको पता होना चाहिए ज्ञा, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। यदि आगे आप बात करेंगे मैं ऐसा मानता हूँ, इसका जो सही उत्तर होगा आपका अहम एवं मान्य होगा। मैं बाजार जाता हूँ, संस्कृत में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य इसमें पूछा है, तो आपका हो जाएगा आपका मया सही हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य होगा ना, तो कर्मवाच्य आपका ये होगा अहम अपरणम गम्यते। तो आप ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पच, पच जो होगा इसमें भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट था, कित प्रत्यय में तह शेष बचता, तो लोग पचिता लगा के चले आए, ये पक्वा होगा, है ना। फिर यदि बात करेंगे पंचनवति संख्या है, ये 95 है। अव्यय शब्द का समूह है, अव्यय का अर्थ होता है जिनका आप क्या कर सकते हो, रूप नहीं बदल सकते हो, इसका, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो आप देखोगे सर्वत्र, अधुना और आपका ऊपरी, आपके ये हो जाएंगे, ये चीज़ हो जाएंगे आपके अव्यय, है ना। ये हमेशा नियत रहते हैं, जैसे रूप चलते हैं बालक बालक का, वैसे आप इनको नहीं यूज़ कर सकते हो। तो आपका ये एग्जाम्पल है आपका इंपॉर्टेंट। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है, तो आपका इसमें श्रीहर्ष आंसर सही होगा आपका। फिर यदि आप इस गद्य खंड की बात करते हैं, जब इसको पढ़ेंगे, है ना, तो आपको क्वेश्चन है पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। लक्ष्मी देखो इसमें पूछ रही है ना, लक्ष्मी माता जी इसमें है। तो आप बात करोगे जो पहला क्वेश्चन है इसमें से, शिव पदस्य
अनार्था का, शिवपदस्य अनार्था का, तो बात करेंगे इसमें श्रृंगाला। गद खंडे का प्रश्न पूछते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका लक्ष्म्या। कयो संलाप सर्वेक्षम मंगलम भतु, तो आपका हो जाएगा लक्ष्मी पार्वतो। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ला प्रत्याहार में नहीं आता है आपका। 79 की संस्कृत संख्या कौन सी नहीं है, तो आपको कौन सी नहीं आप देखोगे इसमें से यकोन सप्तति नहीं होगा, क्योंकि 70 से एक कम आपका 69 हो जाता है ना, तो ये आप याद रखिएगा। दिन भर में पढ़ डाला, ये हो जाएगा आपका दिने है पाठा पठिता। संभावित उत्तर है आपके, मैक्सिमम सही भी हैं आपके। अब उम्मीद करिएगा कि इससे अगर पेपर मैच करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे, है ना। बट कुछ क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, वो आपको बता देंगे कौन से कंफ्यूज वाले हैं। उपकृष्णम, उपकृष्णम में देखिए आपका अव्ययी भाव समास है, फिर देखिए इसमें क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, है ना। 32 संख्या के लिए एक संस्कृत शब्द है, तो दोनों कंफ्यूज थे बच्चे, इसमें द्वि लगाएं या द्वा लगाएं, है ना। कि कुछ शब्दों में आप देखोगे, आप जैसे आप बात करोगे 52 में चले जाओ और इसके आगे संख्या चले जाओ, तो वहाँ आपको दोनों मिल जाएंगे, द्वा और द्वि दोनों, लेकिन यहाँ पर आपका देखोगे द्वि त्रिंशत आपका सही है। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का जो रूप होगा वह होगा पत्यो, क्या होगा आपका, पत्यो होगा। तो इतनी बात है, आप इतनी बात याद रखिएगा। बहुत इजी पेपर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इजी आया था आपका पेपर। अगर बात करोगे, अगर थोड़ी मेहनत बच्चों ने की होती तो उनके अच्छे नंबर आ जाते। जो हमारा विषय है EVS, पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसे हैं, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि सर हमारे नहीं फंसे हैं। बस बशर्ते पढ़ो ना आप, अलग की बात है। यदि आप देखोगे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कितना बढ़ता है आप लोगों ने, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट नहीं पूछता है तो केरल बोल सकता है राज्य, वो भी नहीं पूछता है तो केरल की शांत घाटी पूछ सकता है। आपको शांत घाटी आ गया, देखिए, है ना। तो आप याद रखिएगा। LPG के संदर्भ में क्या देखो, बच्चों ने क्या किया, इतना ही क्वेश्चन पढ़ लिया। LPG देखा तो यही सोचा होगा कि LPG के बारे में क्या पूछना चाहता है, पढ़ा यही पहले मार दिए, अरे वाह LPG तो एक स्वच्छ ईंधन है। क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो। इसने असत्य पूछा है, बहुत बच्चों ने गलती की, इसलिए हम बता रहे हैं। तो असत्य जो बात करोगे इसमें, असत्य है मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ऐसा कुछ नहीं, बाकी तो सत्य है। घर में गैस है, नीले ज्वलक सा जलती है, स्वच्छ ईंधन भी है आपकी, और उष्मा भी बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो खाना पकता है, यही आपका हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं आपके, तो 2 घटकों में बांटा जाता है, जैविक और अजैविक घटक में। जैविक घटक की बात करोगे आप तो अजैविक घटक की, जिसमें जैविक जिसमें जान होती, अजैविक जिसमें जान नहीं होती, तो 2 घटकों में से विभाजित किया गया है। मकर रेखा की बात करोगे तो आपको पता है, जब आप ग्लोब पर देखते हो तो बीच में 0 डिग्री इक्वेटर होती है। जब नीचे आओगे दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री पे रेखा पड़ेगी, S लिखा होगा, साउथ में ये आपकी होती है मकर रेखा। जो ऊपर बढ़ती है इसको कर्क रेखा कहते हैं, मान सेम यही होता है, 25 में N लिखा होता है, नॉर्थ होता है। फिर यदि बात करोगे इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो इंग्लिश देकर पूछ लिया, पारितंत्र नहीं दिया, इकोसिस्टम दे दिया है आपका। इसमें AG काउंसिल होगा, सब रटे हुए क्वेश्चन बेटा आए हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक से जो रोग होता है ब्लैक फुट रोग, वो भी आर्सेनिक धातु के कारण होता है, जैसे पारा से आपका मिनीमाता रोग होता है, हाँ। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे पश्चिम बंगाल में। फिर यदि आप बात करते हो भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्यों, देखो बेटा समझो, ये भारत में जो पश्चिमी घाट है, यहाँ के इस साइड में आपकी जो राज्य हैं आपके, यहाँ पे बहुत वर्षा होती है। केरल से आपका मानसून भारत में प्रवेश करता है और महाराष्ट्र गुजरात को टच करते हुए सीधे निकल जाता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, है ना। तो जितनी, और दूसरी बात यहाँ पर आपका देखोगे ये इधर झुकाव पूरब से पश्चिम की ओर थोड़ा भारत इस तरह ही भारत हल्का झुका हुआ है, और पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं आपके यहाँ पर। तो जितनी बारिश होती है सब इसके इसी पार हो जाती है, उस पार बारिश नहीं होने को पाती है। इसलिए यदि बात करोगे तो रेन शैडो इफेक्ट होता है, वर्षा छाया क्षेत्र। वर्षा छाया क्षेत्र मतलब यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, वर्षा सब इसके इधर ही हो जाती है ना। तो आप याद रखिएगा। बाकी क्लास में आइए, आप कॉन्टेक्ट करिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, है ना। आप पढ़ते रहिए। बाकी वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम आपका कब पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था, 1972 में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी प्रति क्या लिखा, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, इंसुलेशन आपकी कहलाती है, सौर तप कहलाती है। ऊष्मा बजट नहीं होता बेटा, ऊष्मा बजट तो यह होता है जिसमें आप काउंट करते हैं कितनी ऊष्मा चल रही है, कितनी कहाँ पर यूज हो रही है, फिर रात को कितनी वापस कर दी गई, ये ऊष्मा बजट होता है। सौर स्थिरांक भी नहीं होता, सौर ऊर्जा भी नहीं होता, आपका सूर्य तप होगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं बेटा, तो आपका बात करोगे ये USSR। हालांकि अगर बात करोगे क्वेश्चन पूछने का तरीका इन्होंने यहाँ पे देश पूछा है ना, जबकि देश ये रूस होता है। पहले USSR हुआ करता था बेटा, रूस और
लगभग 14 देशों को मिलाकर एक संघ बना हुआ था, एक संगठन बना हुआ करता था, जिसको USSR, सोवियत संघ ऑफ रसिया कहते थे, सोवियत संघ ऑफ रसिया कहते थे। तो अकेला रूस उसमें नहीं था, है ना, लेकिन चाहे USSR दे चाहे रूस दे, दोनों में से आपका एक देगा, आपको वही टिक करना होता। तो बात वही है आपका। तो किस देश संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? USSR से। फिर यदि आप बात करते हो घास भूमि के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर, हमेशा उच्च स्तर पर हमेशा बेटा मांसाहारी होंगे, हमेशा मांसाहारी उच्च स्तर पर आपके होते हैं, है ना। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, कितना सरल क्वेश्चन आया आपका, क्या होता है आपका? ये ट्रोपोस्फीयर होता है। क्षोभ मंडल सबसे निकट है, सौर मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर आपका लास्ट में होता है बहिर्मंडल, है ना। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, ये बच्चों ने बहुत गलत किया, क्योंकि जैव विविधता जो दिवस सोचा होगा कि वो मई में मनाया जाता है, मई में, तो इसी आधार पर ये सही कराया है, लेकिन ये आपका दिसंबर सही होगा, 11 दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम आपका पारित हुआ था। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो आपको पता है जैविक खेती। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, पेड़ों की पत्तियों का, गोबर का, है ना, सब्जियों के छिलकों का, इन सब का खाद के रूप में यदि आप प्रयोग करते हो तो आपकी खेती बहुत कम प्रदूषित होती है, पर्यावरण भी आपका सही रहता है ना। तो आपको ये पूछा है। अम्लीय वर्षा संबंधित रटा रटाया क्वेश्चन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से आपका अम्लीय वर्षा होता है। बहुत सरल सरल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। फिर यदि बात करोगे WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड आपका आशय बच्चों को लिखवाया भी गया था, बहुत सरल है आपका। फूलों की घाटी कहाँ है? रटा रटाया क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत पूछता है आपसे। फिर बात करोगे भारत में निम्नलिखित से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। भी बहुत सरल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके। फिर याद रखोगे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो अवस्थित है आपका, ये इक्वाडोर के पास में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में, एंडीज में। फिर तिब्बत की सांगपो भारत में जानी जाती है, बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से इसी को सांगपो, इसी को यांगपो या सांगपो कहते हैं। यही नदी यांग्याप दर्रे से आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ आप लोग? दिहांग कहते हैं, है ना। और यही नदी जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है ना। तो यही क्वेश्चन है। फिर असम से बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रवेश करते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। और फिर पूछा है ध्रुव तारा, ये हमेशा उत्तरी तारे को कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू हुआ था। कान्हा जो आपका टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है आपका। यदि आप लखनऊ समझौते की बात करते हो, किन दो के मध्य हुआ था, है ना, तो आपको पता है लखनऊ समझौता जो है, लखनऊ समझौता वो नरम दल और गरम दल के मध्य भी हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी हुआ था। इसमें आपकी कन्फ्यूजिंग वाला बात है, इसमें हो सकता है दोनों आंसर सही माने या सबको नंबर दे। तो लखनऊ जो समझौता आपका हुआ था, है ना, वो दोनों काम हुए थे, नरम दल का के साथ और गरम दल के साथ समझौता भी हुआ था जो सूरत में विभाजित हो गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी हुआ था, है ना। दोनों काम आपके लखनऊ समझौते में हुए थे, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है ये सन देकर आपसे पूछा है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपकी ज़्यादातर देखोगे इन दोनों में से ही आपका विकल्प इसमें सही मानेगा। फिर यदि बात करोगे जंगली गिद्धों का अभ्यारण्य कहाँ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, वहीं पर आपका है। कार्बन डेटिंग विधि जो है, ये कार्बन डेटिंग विधि प्राचीन इमारत हो, कोई वस्तु, कोई चट्टान हो, उसकी आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को बनाया? बहुत सरल क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन होता है समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की सांद्रता। निम्नलिखित कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक, अजैविक अभी हमने बताया जिसमें जान नहीं, मतलब अजैविक घटक जिसमें जान होती है, जान नहीं होती। अजैविक का अर्थ होता है बेटा जिसमें जान ना हो, है ना, जान ना हो। लेकिन पूछा है नहीं लगा दिया, वही बात है नहीं लगा दिया, इसी को बच्चे कंफ्यूज थे। तब क्या हो जाएगा? कवक। ये आपके बेटा जैविक के अंतर्गत आएगा, जैविक के अंतर्गत आपका आ जाएगा, है ना। ये बायोटिक घटक क्योंकि इसमें जान होती है आपकी, है ना। ये बात आप रखिएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है आपके। तो आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। अगर आपने थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो और आपके अच्छे नंबर आ जाते। लेकिन चलिए अभी आपको और भी चांसेस मिलेंगे, अभी फिर पेपर होगा, उसमें थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। ये पेपर तो आप समझ लीजिए आपके लिए डेमो था, जिन्होंने पहली बार दिया है ना, उनको पता नहीं था क्या आएगा, कहाँ से आएगा, तो उन बच्चों के लिए है। बाकी आप मेहनत करते रहिए।
आपको और पेपर सॉल्व करा दिया जाता है। सीडीपी के भी संभावित आपको उत्तर बता दिए जाएँ कि कौन कौन सा सही है। यदि आप कोहलर की बात करोगे, कोहलर, तो कोहलर किससे संबंधित है, तो बात करोगे ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कम दिख रहा होगा साहब, इसलिए हम बोले दे रहे हैं। कोहलर जो है ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रयुक्तों की संख्या कितनी है आपकी, 14 है। इसी से 2 क्वेश्चन आ गए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होता तो दोनों आपके सही हो जाते, है ना। तो 14। फिर पूछा है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है आपका, तो सृजनात्मकता। पिछली बार जो पेपर कैंसिल हुआ था वहां पर भी आया था, हिंदी में पूछा था, मस्तिष्क उद्वेलन विधि ऑसबॉर्न ने दिया था, तो सृजनात्मकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, तो आप पावलोव का प्रयोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, पावलोव ने ही कुत्ते पर आपका प्रयोग किया था। फिर आपका है मौलिकता, नमनीयता, प्रभाव निम्नलिखित में से किसके घटक हैं, तो आप ये सृजनात्मकता को पढ़े होंगे, मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह, व्याख्या, है ना, ये सब इसके शब्द हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। युयुप्सता, युयुप्सा जो आपकी ये मूल प्रवृत्ति है आपकी, संवेग नहीं, मूल प्रवृत्ति है आपकी। ये देखो 3 क्वेश्चन आपके मूल प्रवृत्ति वाले चैप्टर से आपके आए हैं टॉपिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो आपका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये। फिर शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न से कौन सा है, तो ये द्रुतगामी विकास का नियम होता है। बहुत बच्चे ये लगा के चले आए कल्पना और समयगात्मक विकास का नियम, इसका कोई मतलब ही नहीं है इतना ज़्यादा, है ना। जो सबसे अच्छा विकल्प है इसमें आपको द्रुतगामी विकास का नियम है ना। तो आप ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो याद रखोगे विकास का सिद्धांत, इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं, इसको आप अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ते हो, तो आप ये बात याद रखिएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये बात आपके हरलॉक ने कही थी, तो आपका ये भी क्वेश्चन सही है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है, ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसमें यदि आपका क्या दिया अगर देखोगे इसमें, तो आपका प्रयास और भूल का जो सिद्धांत आप किया था वो किसने किया था, बताओ बेटा आप लोग। इसमें जो है आपका वो गेस्टाल्ट सही होगा, आपका क्या होगा, आपका गेस्टाल्ट सही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए बेटा आप लोग, ये इधर आप लोग कंफ्यूज हैं। अभी देखिए हम आपको ऐसे पूछ रहे हैं कि देखिए आप लोग कितना सही करके आए हैं। यदि आप देखोगे सीखने में प्रयास और भूल, इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कह सकते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये ना देखकर ये इसके थार्नडाइक थे, आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा बहुत, है ना, ये इसके थार्नडाइक थे, आप लोग याद रखोगे। फिर औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा आपका, तो याद रखोगे 90 से 109 के पास होता है आपका, ये आप याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो तरल थे आपकी, एक टाइटल आपका सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्रिया प्रसूत जो है आपका, इसको आर टाइप भी कहते हैं, ये स्किनर है आपका। ब्लूप्रिंट निम्नलिखित है किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये क्वेश्चन एकदम हट के है, इसका विकल्प यदि आप देखोगे तो ये आंसर आने के बाद ही पता चलेगा इसमें इन्होंने क्या सही माना है। वैसे बहुत बच्चे बता रहे हैं कोई परीक्षण निर्माण लगा के, कोई परीक्षण अंकन लगा के आना है, तो कोई एक इन दोनों में से ही सही है आपका, तो आप ये देख लीजिएगा कौन सा आंसर इसमें सही माना गया है। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित किसमें दिया था, तो बात हो रही है पियाजे का सिद्धांत की विकास की अवस्था दी, तो उसमें पियाजे ने यह सिद्धांत दिया था, तो ये आप बात याद रखिएगा। MPPI जो है इससे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अधिगम हेतु निम्नलिखित क्या सर्वाधिक आवश्यक है, इसमें आप देखिए बहुत बच्चे रुचि भी कह रहे हैं, बहुत बच्चे अभिप्रेरणा भी कह रहे हैं, दोनों सही बातें हैं। अगर दोनों अधिगम के लिए जरूरी है, लेकिन दोनों में से एक ही तो आपको चुनना है, तो हमें हमारे हिसाब से ज़्यादा सही आपको रुचि होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा किसी को मोटिवेट करोगे कि भैया पढ़ लो DM बन जाओगे, भैया पढ़ लो राष्ट्रपति बन जाओगे, मेहनत कर लो, ये कर लोगे, लेकिन वो तभी तो मेहनत करेगा जब क्या होगी, उसके अंदर उसकी रुचि होगी। अब मोटिवेट करके घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हो, लेकिन वो पानी तभी तो पिएगा जब पानी पीने में उसका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि रुचि आपका ज़्यादा सही आंसर हो सकता है। शैशव काल का समय है, ये क्वेश्चन भी आपका कंफ्यूजिंग वाला था, क्योंकि बात करोगे यदि आप शैशव अवस्था की बात करते हो, होना है बात करोगे फोन ना, हम मैथ करते हैं 22 पैसा ना, फोन आ रहा होगा, देखो
एक मिनट बेटा, एक मिनट भाई, सर जी आ रहे हैं। मेरा थोड़ा घर से कॉल आ गई थी, मम्मी की तबीयत थोड़ा अचानक ख़राब हो गई है, बस इसको सॉल्व करा के हम जा रहे हैं। आप पढ़ते रहिए मेहनत से। यदि बात करेंगे शैशवा काल का समय, इसमें शैशवावस्था जो है पता है वो 0 से 6 ईयर तक रहती है आपकी। इसमें इस इंग्लिश देखेंगे आप, इसमें इन्फेंसी चाइल्डहुड इसमें पूछा है आपका, तो इसमें ज़्यादातर जो सही आंसर है वो जन्म से 2 वर्ष तक ज़्यादा सही माना गया है आपका। इसको देखते हैं क्या विकल्प सही मानता है, उसी के ज़्यादा सही है। कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, तो देखिए बात है कोहलर की, यदि बात करोगे इन्होंने सिद्ध करना चाहते समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, परिस्थितियों के अनुसार आपको डिसीजन लेना रहता है, तो आपको यही हो जाएगा। किस पाठ योजना में पंचपदीय प्रणाली, आप जानते हो कि आप लोगों ने हर बार सही है पंचपदीय प्रणाली। फिर निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर निम्नलिखित में से किसने जो है व्यक्तित्व के प्रकारों की बात की थी, तो आपको कैनन हो जाएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति की मानसिक क्रिया है, ये आपके क्रो ने कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई पेपर में पूछा गया है आपका ये। फिर B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, ये भी कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है, लेकिन ज़्यादा सही यदि बात करोगे जिसमें अनुकरण और प्रबलन की बात किया गया है, क्योंकि स्किनर ने प्रबलन पर ही ज़्यादातर बल दिया है। फिर मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से बांटा, देखिए वही क्वेश्चन है आपका मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये बात करोगे। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके डेम्बिल ने कहा था। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता माना जाता है, तो आपके गॉल्टन है। पिछले पेपर जो कैंसिल हुआ था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन था। 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों में लिखित से एस जलोटा ने कौन सा परीक्षा प्रतिपादित किया था, तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। और लास्ट द्विकारक सिद्धांत जो है आपके वो स्पीयरमैन ने दिया था। अब आपका विपिन सर आपके मैथ सॉल्व कराते हैं, अपना पेपर मिला लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद बेटा। चलिए बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, बढ़िया हैं? हाँ, मैथ सॉल्व करा दी जाती जल्दी से और देख लीजिए क्या क्या आंसर बने हैं। हमें लगता है यूपी टेट ने तो क्वेश्चन हमारे सब कॉपी पेस्ट मार दिए ना प्रीवियस ईयर से। अगर हमने हमेशा कहा कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मैच करते हुए मिलेंगे पेपर में, क्योंकि यूपी में जितने भी पेपर होते हैं इससे ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो नए प्रश्न बना सकें। चलिए जल्दी से हम लोग मैच करा लेते हैं और पूरा फिर आंसर की मैच हो जाएगी आपकी। बस आप बताइएगा फिर आपका क्या आंसर आएगा। सिर्फ हम आंसर बताएंगे, शाम को हम पूरे क्वेश्चन का सॉल्व आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? पहले आपको आंसर बता देते हैं कि क्या क्या आंसर आएगा। इसमें आंसर आएगा आपका 2, ठीक है? इसमें आपका आंसर आएगा 2, इसमें आपका आंसर आएगा मंगलवार। सिर्फ आंसर मैच करा लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। इसमें आपका आंसर आएगा 11/64, ठीक है? सिर्फ आंसर मैच करवा रहे हैं, उसके बाद आप अपना हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे सब कुछ। आप आंसर मैच कराइए, ठीक है? सभी लोग टिक लगाइए जल्दी जल्दी और बताइए आंसर मैच करा के। इसमें कहा था, जो अगला वाला प्रश्न है इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं, तो ये आएगा। इसमें क्या होता है, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा। आगे बताएं, हम सारे सॉल्व देंगे, परेशान बिल्कुल मत हो। पहले आप आंसर मिलाओ जल्दी से, क्योंकि आंसर मिलाना बहुत ज़रूरी है इस समय आपको आंसर मिलाना ज़रूरी है ना, मेन तो आंसर है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, सी वाला, ठीक है? आरोही अवरोही पूछा था, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ था। इसमें आपका आ जाएगा माध्य और माध्यक आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था हमें। चलिए हम देख लेते हैं एक बार रुक जाइए, क्या आंसर बनाया था। ये पता नहीं कहाँ से आपके सिलेबस के बाहर भाग गया था। हाँ, माध्य और माध्यक का आंसर सही बनाया गया है, ठीक है? मतलब ये सिलेबस के बाहर भागा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है ये वाला। ये 2 प्रश्न ये हैं, ये तो बिल्कुल पढ़ाए हुए सेम टू सेम प्रश्न आ गए थे। इसमें आपका आंसर आ जाएगा 54 वाला, ये 54 बनेगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। अभी सारे क्वेश्चन का सॉल्व देंगे, परेशान मत हो, आंसर मिलाओ। इसमें 54 आपका आंसर आएगा। इसमें आपका आंसर 540 आएगा। देखिए सारे आंसर फटाफट मिलाइए। हम अभी सॉल्व आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक प्रश्न को अच्छे से समझा के सॉल्व प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? इस पर समझाते तो बनेगा नहीं, जानते ही हो, तो क्या मतलब है आंसर मैच कराओ। इसमें 540, इसमें 54, ठीक है? आइए अगले पे आइए।
ये जो था एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब खंभे का जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में। खंभे की पूरी लंबाई ये 4/7 है। 7 जो है यही पूरा खंभा है। जो आंसर इससे डिवाइड होगा वही आंसर बनेगा 21 मीटर। ये अभी हम सारी ट्रिक आपको सिखाए, मुझे पूरा पता है। मेरे जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे वो पूरा का पूरा पेपर हिला के आए हैं। 25 क्वेश्चन तो सेम टू सेम आ ही गया, सेम टू सेम डिजिट भी आ गए, क्योंकि प्रीवियस ईयर कॉपी किया था तो सेम टू सेम आना ही था ना। आइए, ABC एक काम को करता है, ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी और ए एक काम को 20 दिन में करता है, ए अकेले कितने दिन में करेगा। इसमें 30 आंसर आएगा, इसमें 30 वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हमने सेम सेम यही डिजिट पढ़ाई है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे अगर प्रैक्टिस क्लास मेरी ज्वाइन कर लिए होते ऑनलाइन वाली जो फ्री चल रही थी, टेट की प्रैक्टिस क्लास हमने फ्री पढ़ाई थी 11 क्लासेस, उसी 11 क्लास से पूरे पेपर ने आतंक फैला दिया आपके पेपर में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें आएगा आपका 7/300। इसमें मासा पूछा था, HCF पूछा था, 7/300 आंसर आएगा। जल्दी जल्दी मैच कराओ फटाफट। इसमें आपका आंसर आएगा √2 + √5। ये भी प्रीवियस ईयर से, ये सब प्रीवियस ईयर्स सब कुछ, ये टू सेम कॉपी मार दिया है सीटेट से, ये सेम टू सेम कॉपी मारा है। चलिए आगे बताया जाए, मिलाइए जल्दी जल्दी आंसर अपने अपने मिला लो भैया जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। ये आ जाएगा 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया एक वर्ग है, बात को समझना, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज है। और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा है, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है। इसकी एक भुजा क्या कह रहा है, कॉमन है, मीन्स एक भुजा को ऐसे इसमें मिला दिया गया, एक त्रिभुज की एक भुजा मिला दी गई तो अब ये ऐसे बन गया। बात को समझना, त्रिभुज की एक भुजा जो है उभयनिष्ठ है वर्ग के साथ, ठीक है, ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो ये अब जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा 4/3 है तो सारी भुजाएं तो 4/3 होंगी। अब इसका परिमाप पूछा था तो 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 जोड़ोगे तो 20/3 बनता है, मीन 6 सही 2/3 आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस प्रश्न पे, प्रश्न कंफ्यूज करने वाला था ही, एक आध प्रश्न ऐसे फेंका है कंफ्यूज करने के लिए आपको। चलिए आगे बढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि 104 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। तो यहाँ पे आपको नियम लगाना था 11 और 9 का, ठीक है। 9 का नियम लगाएंगे, 11 43 45 आपका आंसर बनेगा, 11 43 45 आपका आंसर बनेगा। जल्दी से मैच कराइए सभी लोग फटाफट और बताइए कि बिल्कुल सही जा रहे हो। हमें उम्मीद है कि सबके आंसर सही होंगे क्योंकि सब कुछ पढ़ाया हुआ था इस बार, ठीक। पाई एक अपरिमेय संख्या 100 बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया गया, 100 बार चिल्ला के। ये बेहतरीन प्रश्न था। इसमें जो आंसर आएगा 1/25, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न मैंने पढ़ाया, सेम टू सेम 1/25 यही प्रश्न हमने आपको पढ़ाया भी है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप कॉपी मैच कराओ, अपने नोट्स मैच कराओ, सारे प्रश्न आपको लिखे हुए आपकी कॉपी में मिलेंगे और सिर्फ मात्र 7-8 पन्नों में ही सब कुछ पढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आइए। ये दिया गया है 107 में कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आता तथा शेषफल इतना आता है तो भाजक क्या होगा। मीन्स होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष, ये फार्मूला होता है। और किसी संख्या को भाग देना है, मीन्स भाज्य संख्या हमें दी गई, कौन सी भाज्य है 16,075। भाजक हमें निकालना, हमने कह दिया x है। भागफल कितना आ रहा है 167 आ रहा है और प्लस का 43 आएगा। 43 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे 43 माइनस कर देना और फिर जो माइनस करके एक संख्या आएगी उसको 167 से डिवाइड कर देना, 96 आपका आंसर आएगा, 96 आपका आंसर आएगा। बताइए जल्दी से, ठीक है। ऐसे समझ लेना। अभी इसका सॉल्व हम आपको अभी क्लास में दे रहे हैं, शाम को क्लास करेंगे, उसमें हम सारे सॉल्व करा देंगे, एक एक प्रश्न को सॉल्व करा देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। आइए अगला प्रश्न समझिएगा। कहा था 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या 15 होती हैं। 1 से 100 में 25 होती है, 1 से 50 में 15 होती हैं। हमने आपको नोट में लिखाया था, हमने कहा था 7 पॉइंट लिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, पूछा गया ना, ठीक है। ये कह रहा था दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं 14 और 5, प्रीवियस ईयर पेपर का है, 14 और 5।
एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बताइए 4 सेंटीमीटर, 8 अठाई 64, 16 चौको 64। बताइए, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न पूछ लिया, सब प्रीवियस ईयर उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया है। पेपर ने बिल्कुल मेहनत नहीं किया पेपर बनाने के लिए ना, सेम टू सेम सब कुछ मैच कर रहा है। आइए अगले पे आइए, 111 पे आइए। 111 क्या कह रहा है? 111 कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ और हानि, मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है, बराबर में SP × 3/2 है। ठीक है, तो SP को इधर भेज दो तो CP/SP बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3/2। तो 3 रुपए की वस्तु 2 रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपए की हानि हो रही है, 1 × 100/3, 33 सही 1/3% की हानि, 33 सही 1/3% की हानि, ये हानि 33 सही 1/3% की हानि। ठीक है, 12,000 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? 4 आएगा। आप भाग करके देखना, इसका आंसर 4 आएगा। आंसर मैच करा लो, बाद में हम सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे आंसर बनेंगे, सिर्फ आंसर मैच कराओ। 4 आएगा, इसमें 33 सही 3% की हानि आएगी। सभी लोग आंसर मैच करा के जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आंसर सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सब पास हो। आइए, इसमें पूछा था कि इकाई अंक बताओ, इसमें पूछा था आपसे कि इकाई अंक क्या होगा। हटो भैया, इसमें इकाई अंक आपसे पूछा था कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या आएगा। यूनिट डिजिट के लिए क्या? 8 छंग 48, 48 का मतलब 8, 8 9 72, 72 मतलब 2, 2 दूनी 4, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसमें पूछा था दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा, उसका माध्यक भी 4.5 ही होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करा के बताएंगे। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है? R.A. फिशर को जाता है, R.A. फिशर को जाता है। सारे आंसर मैच कराओ जल्दी से, R.A. फिशर को जाता है। फिर आइएगा 116 पे क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DEF है, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये भी हमने सेम टू सेम प्रश्न आपको कराया है, 1/4 वाला होगा आंसर, 1/4। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, क्षेत्रफल 4 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, सेम टू सेम है, बिल्कुल परेशान मत हो, वही है सब, आउट नहीं कराया था ये मत कह देना। आइए अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G, हरात्मक माध्य ये है, तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर बनेगा A इज ग्रेटर देन G, G इज ग्रेटर देन H। मीन्स AP जो है GP से बड़ी होगी, GP जो है HP से बड़ी होगी। ठीक है, वही वाला आंसर बनेगा। ये हमने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट 5/36, जितना जोड़ा जाए या घटाया जाए, और पहला वाला ऊपर कर देना, दूसरा वाला नीचे कर देना, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी मार दिया सब, 5/36। चलिए आगे बताएं, मैच कराइए जल्दी से, मैच कराइए, बस इसके बाद हमें लगता है मैच समाप्त हो गई ना, 2 प्रश्न और रह गए हैं, मैच हो गई पूरी मैच। 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? श्रीनिवास रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम, ये हमारे जो हैं 20वीं सदी के प्रतिभावान गणितज्ञ थे। ठीक है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि उसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसमें 200 आंसर आएगा। छत का क्षेत्रफल बताइए, छत का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर, बताइए। सभी लोग मैच करा ली जल्दी से। मैथ में सब कुछ वही आया था जो पढ़ाया गया था, 25 क्वेश्चन तो सेम टू सेम फंस गए थे, जो डिजिट पढ़ाई गई थी वो डिजिट आ गई थी, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया था। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और सभी लोग टेट क्वालिफाइड होंगे और सुपर टेट के लिए बिल्कुल मेहनत से लग गए होंगे। अब कल से स्टार्ट करते हैं क्लासेस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, टेट सुपर टेट, अब तो टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट के ऊपर कमांड की जाएगी और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश रह गई मैच कराने के लिए, इंग्लिश वाले सर आएंगे तो इंग्लिश मैच कराई जाएगी। ठीक है, जितने टीचर्स थे अवेलेबल थे हमने सब कुछ मैच करा दिया, इंग्लिश बाकी रह गई, उसको कल करा देते हैं। ठीक है, चलिए मैच करा के जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों के कितने नंबर हैं। धन्यवाद।